मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही हुआ था कि किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरी मेहंदी हाथों से छूटी भी नहीं थी कि मैं विधवा हो गई। इसलिए कहते कि चाहे आदमी कुछ भी कर ले, कितना भी माथा पटक ले, परंतु अपना नसीब कभी भी बदल नहीं सकता है। जन्म के वक्त ही जो उसके नसीब में लिखा गया होता है वही उसे हर हाल में मिलता है, और हम सिर्फ हाथ पांव पटक कर रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मुझे एक जरा भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने बहुत ही ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी गुजारी थी। मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, कभी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दी थी। मेरा एक भाई भी है, वह भी मुझे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई वह भी बदल गया और उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। पहले मैं घर भर में सभी की लाडली थी, हर कोई मेरी बात सुनता था। मैं जो कुछ भी मांग लेती सभी लोग मुझे लाकर देते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था। वही घर था, वही परिवार था, लेकिन समय वह नहीं था। इसलिए कहते हैं समय बहुत ही बड़ा बलवान होता है। खैर, मुझे इस सब से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भाई का प्यार भले ही भाभी के आने के बाद बदल गया था, परंतु मेरे मम्मी पापा मुझे अभी भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन कभी कभी दिल में यह मलाल रहता था कि भाई अब पहले जैसे नहीं है। और फिर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने माँ से छुपे शब्दों में इस बात का इजहार किया कि माँ, अब मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन अभी मेरी उम्र सिर्फ 18 साल हो रही थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि अभी तुम्हारी शादी करने की उम्र नहीं है, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि शादी करने के बाद एक वक्त होता है। पहले तुम पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब सही वक्त होगा तब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे अभी शादी करनी है तो करनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। पापा ने भी बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जब अपनी भाभी को भाई के साथ घूमते हुए देखती थी, मेरे दिल में भी एहसास होता था कोई मेरे साथ भी हो, जिसके साथ मैं बिना रोक टोक के घूमने के लिए जाऊं, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार जीऊं। लेकिन मैं नहीं जानती थी यह सब मेरे लिए सही नहीं है, और मैं किसी अंधेरे खाई में छलांग लगाने जा रही हूँ। सभी लोगों ने मुझे कितना समझाया था कि अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन मेरे दिमाग में शादी करने को लेकर जिद बैठ गई, और मैंने माँ को यह भी कह दिया अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो फिर मैं कोई गलत कदम उठा लूंगी। आखिरकार जब माँ ने मेरी जिद देखी, वह खामोश हो गई। उनका यही मानना था कि जब औलाद अपने मुंह से शादी को बोल दे तो उसकी शादी कर ही देनी चाहिए, और भगवान न करे अगर वह कोई गलत कदम उठा लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरी माँ ने रिश्तेदारों से मेरे लिए रिश्ता तलाश करने के लिए बोल दिया। भगवान ने मुझे हुस्न से माला माल रखा था, मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर एक दिन मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घराने से रिश्ता आया। मेरे माँ पापा भाई को यह रिश्ता काफी अच्छा लगा, और उन लोगों ने तुरंत ही मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरा पति भी देखने में काफी हैंडसम था, उसकी तस्वीर देखी थी, मैं देखती रह गई, क्योंकि वह काफी हैंडसम स्मार्ट था। मैं फौरन उस पर अपना दिल हार चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी खुशी देखने लायक थी। काफी सारे लोग तो ये समझ रहे थे कि यह शादी लव मैरिज है और मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ। लेकिन मेरी माँ ने सबकी गलतफहमी जल्द ही दूर कर दी कि शादी पसंद की नहीं बल्कि अरेंज मैरिज है। मेरी शादी काफी धूमधाम से की गई, और मैं विदा होकर अपने पति के घर चली आई थी। लेकिन आज जैसी मेरी विदाई हो रही थी, मुझे कहीं न कहीं एहसास हो रहा था कि वाकई में बहुत ही जल्दीबाजी में मैंने शादी कर ली, और अब मैं अपने माँ पापा के घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। और यही एहसास मुझे आज अजीब सी घबराहट में डाल गया था। लेकिन मेरे पति कार्तिक ने मुझे बहुत ही प्यार से संभाल लिया था। वो बहुत ही अच्छे थे। जब मैं विदा होकर ससुराल आई, काफी खूबसूरत अंदाज में मेरा स्वागत किया गया था। कम उम्र के जज्बात में आकर मैंने शादी का फैसला तो ले लिया, लेकिन अब आने वाले पलों के बारे में सोच सोच कर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे अपनी सहेलियों की बातें याद आ रही थी, और अब वही सब सोच सोचकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि मेरी सहेलियों ने कहा था कि शादी की पहली रात बहुत ही तकलीफ भरी होती है। खास करके कम उम्र की लड़कियों को तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, और उसे बहुत ही दर्द सहना पड़ता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर डर के मारे मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। और अब कार्तिक जैसे कमरे में आया, मैं डर के मारे और भी सिमट कर बैठ गई थी। वह मेरे करीब आया, प्यार से मेरा हाथ थामा और मेरी तारीफ करने लगा। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा था। कार्तिक वाकई में बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे।
अब मेरा सारा डर खत्म हो चुका था। फिर कार्तिक ने धीरे धीरे मुझे अपनी बाहों में भर लिया और यह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रात साबित हुई, क्योंकि मेरे पति ने एक एक पल मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं उनके लिए कितनी अहम हूँ। उसने मुझे ऐसा छुआ था जैसे कि मैं गुलाब की फूल हूँ, और अगर बिना प्यार से छू लिया तो वे सारी की सारी पंक्तियां बिखर जाएगी। और आज मैं कह सकती थी कि मेरा शादी करने का यह फैसला मेरे लिए बिल्कुल भी गलत साबित नहीं हुआ था। उन लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार से रखा था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, बस कार्तिक के कुछ रिश्तेदार थे जो कि शादी खत्म होने के बाद अपने घर को लौट गए थे। मेरे ससुराल में अगर कोई था, वह कार्तिक थे। उनके माता पिता का देहांत में कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गया था। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि चलो, सास ससुर का कोई झमेला नहीं है और मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हूँ। फिर मैं कार्तिक के साथ बहुत अच्छी तरह जिंदगी बिताने लगी थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, लेकिन शायद कुछ दिनों के बाद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। कार्तिक सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते और फिर शाम को 8 बजे तक घर वापस आते थे। मैं दिन भर घर पर अकेले रहती थी, और अकेले रहने के कारण मुझे खालीपन का एहसास होता है। सारा दिन मैं बहुत ही बोर हो जाती थी। मैं हमेशा से भरे पूरे घर में पली बड़ी थी। मैं कभी भी अकेले नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे अकेला रहना पड़ रहा था, जिस कारण से दिन दिन भर मैं अकेले रहकर बोर हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने अपने इस अकेलेपन को दूर करने के बारे में कुछ सोचा। मैंने कार्तिक से बात की और ट्यूशन पढ़ाने के लिए उससे अनुमति ले ली। कार्तिक मुझे खुद कहने लगे, आइडिया बहुत ही अच्छा है, इससे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी महसूस होगा। कार्तिक बिल्कुल भी पुराने ख्यालात के मर्द नहीं थे, जिसे कि सिर्फ पत्नी घर के काम करती हुई अच्छी लगती हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन इस मामले में बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत थी, जिस कारण से कार्तिक ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मैंने फौरन अपने घर के बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड लगाने की देर थी कि बच्चों का आना शुरू हो चुका था। मेरे पास 9-10 के बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे थे, और फिर कुछ दिनों के बाद 12वीं के क्लास के एक स्टूडेंट भी मेरे पास पढ़ने के लिए आया, तो मैंने भी कुछ सोचकर उसे एडमिशन दे दिया था। मेरी जिंदगी अब काफी बेहतर हो गई थी। दिन भर बच्चे घर में होते थे तो मुझे अकेलापन का एहसास नहीं होता था। रात को कार्तिक जब आता तो फिर मैं उसकी बाहों में अपने आप को समर्पित कर देती, और फिर मेरा दिन भर की थकान एकदम से खत्म हो जाती थी। और फिर यह मेरी जिंदगी थी जिसके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। हफ्ते में एक बार मैं अपने माँ से भी मिलकर आ जाती थी। समय अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर रहा था, लेकिन कार्तिक की मोहब्बत में कोई भी कमी नहीं आई थी। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। अगर मैं किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान हो जाती, वह बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे संभालता था। मेरी जिंदगी हसीन से हसीन हो गई थी। शादी का फैसला मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ था। मैं जो अपने घर से बेहाल हो चुकी थी, अब सब कुछ बहुत ही बेहतर हो गया था। मुझे अपने भाई का व्यवहार भी अब समझ में आ गया था कि भाभी के आते ही वो लोग मुझसे क्यों दूर हो गए थे, क्योंकि भाई का भाभी के लिए फर्ज पहले बनता था, क्योंकि दूसरे घर की लड़की हमारे घर में अपने माँ पापा को छोड़कर आई होती है। और अगर यहाँ पर भी आने के बाद उसके पति उसे नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। हमें रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और भी रिश्तों को बारीकी से समझना चाहिए। मैं अब जब भी अपनी भाभी से मिलती तो बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ मिलती थी। मुझे अब सारी बातें समझ में आ गई थी। एक रोज रविवार के दिन मैं और कार्तिक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले आए। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक से कार्तिक ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगा, मैं तुमसे एक बात पूछूं। उसके सवालिया अंदाज ने मुझे पहली बार चौंका दिया था। मैंने तुरंत ही उसकी ओर देखा और कहने लगी, जी पूछिए क्या बात है। तो वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी चला गया तो तुम क्या मुझे याद करोगी। मैं उनके सवालों पर तुरंत ही नाराज सी हो गई और कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान ना करे आप मेरी जिंदगी से कभी भी जाएं। आपका साथ मेरे जीवन में हमेशा ही बना रहे। मैं ये जन्म क्या, बाकी के हर जन्म आपके साथ ही जीना चाहूंगी। कार्तिक के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से बेचैन हो गई थी, और उसकी बातें मेरी रूह को हिला चुकी थी। मेरी बेचैनी को देखकर कार्तिक हंसने लगा और फिर कहने लगा, अरे यार तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। यह कहकर वह मेरे बगल वाली कुर्सी पे आकर बैठ गया, और फिर मुझे सीने से लगाते हुए कहने लगा, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे शहर चला जाऊं, तुम मुझे याद करोगी कि नहीं। लेकिन मैं सब समझ रही थी, वह बात को घुमा रहा था। फिर वह हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगा और मुझे भी अपने हाथों से खिलाने लगा। लेकिन यह बात मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी कर गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम दोनों घर आ चुके थे, लेकिन मैं काफी गुमसुम हो गई थी। रात भर मुझे सोच सोच कर नींद नहीं आई कि कहीं
कहीं बातें सच हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? अगर कार्तिक को कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? और यही बातें सोचते सोचते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। चिड़िया की चहचहाट कानों में तो पड़ी तो पता चला कि सुबह हो गई। मैं इससे पहले कभी इतनी सुबह नहीं उठती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह भगवान की आरती करने को मन कर रहा था। मैंने भगवान की पूजा अर्चना की और कार्तिक की लंबी उम्र की प्रार्थना की, और फिर दोबारा से मैं कार्तिक की बाहों में आकर सो गई। फिर थोड़ी देर में उठते उसके लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया। मैं नाश्ते का ट्रे जैसे ही कमरे में लेकर आई तो मैंने देखा कि कार्तिक अलमीरा में से कुछ पैसे निकालकर अपने बैग में रख रहा था। मैं उसकी तरफ देखते ही सवाल किया कि आप यह पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो कार्तिक कहने लगा कि बॉस ने मंगवाया है। तुम तो जानती हो ये पैसे वगैरह मेरे ही हाथ में होती हैं। असल में कार्तिक बॉस के पीए थे, इसीलिए पैसों का सारा कारोबार कार्तिक को ही संभालना था। आज भी शायद उसकी कोई मीटिंग थी जिसमें उसे पेमेंट करनी थी, और इसलिए ढेर सारे पैसे लेकर ऑफिस जा रहा था। अचानक से यह देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मेरा दिल एक अजीब सी घबराहट का शिकार हो गया था। और आज पता नहीं क्यों कार्तिक को देखते ही मेरी आंखों में खुद पर खुद आंसू आ गए, जिससे कि मैं कार्तिक से छुपाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने मेरे वह आंसू देख लिए थे। अब उसने मुझे प्यार से अपने बाहों में लेते हुए कहा, यार तुम भी कभी कभी बच्चों वाली हरकत करती हो, और मुझे पता है कि तुम कल रात वाली बात के बारे में सोच रही हो। मैंने तो कितनी बार कहा कि मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह तो मेरा रोज का काम है। चलो अब नाश्ता निकालो, क्योंकि मुझे लेट हो रही है। फिर कार्तिक ने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और मुझे एक प्यारा सा किस देकर घर से निकल गया। मैं उसे गेट तक छोड़ने के लिए आई थी। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मैं कार्तिक को नहीं जाने दूं, बल्कि रोक लूं, लेकिन कार्तिक पहले से ही लेट हो चुका था और वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, और फिर वो मुझे बाय करके चला गया। मैं उसे तब तक देखती रही जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया। थोड़ी ही देर के बाद मैंने दरवाजे से हटी और अपने काम में मगन हो गई, क्योंकि 3 बजे तक बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाते थे। इसलिए मेरे पास और भी कोई चीज़ के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं होता था। इसलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी पहले ही निपटा लेती थी। अभी मैं घर के कामों में बिजी थी कि अचानक से मेरा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। मोबाइल की घंटी सुनकर मेरे दिल जोर जोर से धड़क उठा और मैंने बड़ी ही बेचैनी से मोबाइल उठाया था। यह नंबर कार्तिक का था, लेकिन फोन पर कार्तिक मौजूद नहीं थे, बल्कि कोई और ही व्यक्ति मौजूद था। वह कह रहा था, कार्तिक को गोली लगी है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी अस्पताल चले आइए। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं दौड़ते भागते अस्पताल पहुंची तो वहां पहुंचने पर पता चला कि कार्तिक की मौत अस्पताल लाने से पहले ही हो गई थी। उन्हें 2 गोलियां लगी थी। मेरी दुनिया तो अब लुट गई थी और बर्बाद हो गई थी, और मैं भरी जवानी में विधवा हो गई थी। मेरी माँ और भाई तुरंत ही अस्पताल पहुंच चुके थे। मैं पागलों की तरह अस्पताल में रो रही थी, चिल्ला रही थी। माँ ने मुझे देखते ही अपने सीने से लगा लिया। मैं तो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मुझ पे जरा भी जान नहीं बाकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह को कोई निकाल कर ले जा रहा है। फिर शाम तक कार्तिक का अंतिम संस्कार हो चुका था, और देखते ही देखते मुझे सफेद साड़ी पहना दी गई थी। मेरे आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे अब जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इस धरती पर बोझ हूँ। मेरा दिल शिद्दत से चाह रहा था कि आज मेरी भी सांसें बंद हो जाए और मैं भी अगले ही पल अपने कार्तिक के पास पहुंच जाऊं। उस वक्त मैं किचन में थी और बिना कुछ सोचे समझे छुरी अपनी कलाई पर रखती थी। इससे पहले कि मैं अपनी कलाई की नस काटती, किसी मर्दाना हाथ ने मेरे हाथों को थामा था, और वह मेरे हाथ से छुरी लेकर दूर फेंक चुका था। मैंने भरी हुई निगाहों से सामने खड़े व्यक्ति को देखा। वह और कोई नहीं बल्कि 12वीं क्लास का मेरा छात्र था, जिसे कि मैंने काफी सोच विचार के बाद एडमिशन लिया था, क्योंकि वह अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। देखने में वो काफी सुंदर था। उसकी रंगत दूध की तरह सफेद थी। उसके घुंघरेले बाल खूबसूरती से सेट किए गए थे, और उसकी आंखें भी काफी खूबसूरत थी। एक पल के लिए मैं उसकी खूबसूरती को देखकर इम्प्रेस हो गया। शायद मैंने पहली बार उसे करीब से देखा था। वह मेरी तरफ देखते कहने लगा, मैडम आप क्या पागल हो गई क्या, जो अपनी जान ले रही हो? ऐसा नहीं किया जाता है। जाने वालों के साथ मरा नहीं जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति के अपराधी पकड़े जाए, तो आप उनके खिलाफ पुलिस में जाए, जाकर रिपोर्ट दर्ज करें। ऐसा क्यों खुद को खत्म कर रही हैं? शायद आपका इस दुनिया में रहना इस बात की गवाही है कि आप अपने पति के अपराधियों को पकड़वा कर उनको सलाखों के पीछे डलवाएं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वह छोटा लड़का आज मुझे काफी बड़ा महसूस हो रहा था। उसने हाथ से मेरी कलाइयां अभी पकड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी कलाइयों से अभी भी खून निकल रहा था। आज वो लड़का मुझे अपना सच्चा हमदर्द लगा।
और मैं अचानक उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। यह हरकत मुझसे अचानक ही हुई थी। उस वक्त उस लड़के ने मुझे बहुत ही मुश्किलों से संभाला था। वह अफसोस के लिए आया था, लेकिन जब मैं उसे बाहर नजर नहीं आई तो वह अंदर चला आया था और किचन में आते ही मुझे यह करता देख उसने फौरन मुझे वह गलत काम करने से रोक लिया था। उसने काफी देर तक मुझे समझाया और उसके बाद वह अपने घर लौट गया था। लेकिन आज उसका समझाना मेरे लिए काफी अच्छा साबित हुआ था और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के अपराधी को पकड़वाकर उसे सलाखों के पीछे हर हार में डालूंगी। यह सब कुछ आसान नहीं था। मेरे माँ पापा मुझे यह करने से मना कर रहे थे। उनका कहना था, तुम कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ी रहोगी, चलो घर चलो, सुकून की जिंदगी गुजारो। मैं अपने माँ पापा का इरादा समझ रही थी। वह लोग मेरी दूसरी शादी करवाने के लिए बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैं अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। वह लोग काफी देर तक मुझे समझाते रहे, लेकिन मैंने भी उन्हें साफ साफ कह दिया कि जो आप सोच रहे हैं वह अब कभी भी नहीं होगा। मैं अब कभी भी दोबारा शादी नहीं करूंगी। काफी देर समझाने के बाद भी जब मैं नहीं समझी और उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई, वह लोग मुझे मेरे हाल पर ही छोड़कर वहां से चले गए। और अब वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था। कार्तिक की मौत को लगभग 10 दिन हो गए थे और मैं लगातार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही थी, क्योंकि मैं अब किसी भी कीमत पर कार्तिक के अपराधी को सजा दिलवाना चाहती थी। और इन सब में उस लड़के आदित्य ने मेरा बहुत ही साथ दिया था। अब कार्तिक के अलावा आदित्य भी मेरी जिंदगी में बहुत ही महत्व रख। एक दिन मैं आदित्य के साथ जाकर फिर से पुलिस कंप्लेन करवा आई। मेरी कहानी सुनकर फौरन ही मेरे केस पर काम शुरू हो चुका था। पुलिस ने जब हादसे वाली जगह पर जाकर लोगों से पूछा कि किसी ने इस व्यक्ति को देखा तो जिसने कार्तिक पर गोली चलाई थी, कुछ लोगों ने उस मुजरिम को कुछ निशानियां बताई थी। उसकी ऊंचाई के मुताबिक उसके बाल लड़कों के जैसे ही थे। उसने अपने चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। इस तरह की निशानियों से उस लड़के को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। बहुत से लोगों ने यह भी कहा वह लड़का कहीं से भी गोरा था, उसका हाथ पैर सफेद थे, लेकिन यह सब चीजें उस लड़कों को पता चलना बहुत ही मुश्किल था। मेरे माँ पापा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी मुझसे संबंध रखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सबने मुझे यह करने से मना किया था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कार्तिक के केस में पूरी जी जान से लड़ रही थी और इन सब में मेरा साथ सिर्फ आदित्य दे रहा था। और वह लड़का मुझे धीरे धीरे अपने दिल के करीब महसूस हो रहा था। वह मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे उसका साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा था। उसके साथ वक्त बिताना मेरा पसंदीदा काम बन गया था। मैं कार्तिक के केस के साथ साथ उसके साथ अपनी जिंदगी जोड़ने लगी थी, खुद को उसके साथ ख्याल करने लगी थी। एक दिन हम दोनों कोर्ट से वापस उसी रेस्टोरेंट में आए थे और यह वही रेस्टोरेंट था जहां पर कार्तिक ने मुझे कई बार इजहार मोहब्बत किया था। आदित्य खामोशी से बिरयानी खा रहा था, जबकि मैं खाने के से हाथ खींचकर बस उसकी आंखों में देख रही थी। मैं जानती थी कि कार्तिक की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस तरह की अकेली जिंदगी नहीं काट सकती थी। मुझे एक साथी की जरूरत थी। वह साथी मुझे आदित्य में नजर आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं उससे अपनी पसंद का इजहार कर देती हूँ। और मेरा दिल आज इस बात की गवाही दे रहा था कि यह व्यक्ति मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं आज आदित्य से अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं यह बात किसी भी तरह से आदित्य से कहना चाहती थी, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, जबकि मुझे पता था कि वो मुझसे 4 साल छोटा है। लेकिन प्यार में कभी भी उम्र नहीं देखी जाती। मैंने इसी बात को सोचकर एक गहरी सांस ले आदित्य को देखते हुए अपने दिल का हाल उसे सुना दिया। मैंने उसे कहा, मुझे पता है तुम मुझसे 4 साल छोटे हो, मेरा और तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं प्यार में कभी भी उम्र नहीं देखी जाती है। मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगी। हम दोनों बहुत ही अच्छी जिंदगी एक साथ जिएंगे। मैं और भी कुछ कहना चाहती थी कि उसने मुझे हाथों के इशारों से चुप रहने के लिए बोला। और जो बात उसने मुझे बताया उसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य ऐसा कर सकता है। मैंने हमेशा उसको अपना मसीहा माना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मेरा मसीहा नहीं बल्कि मेरी खुशियों का कातिल है। आदित्य ने बताया कि कार्तिक का कातिल कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही है। एक दिन जब देर से ट्यूशन की छुट्टी हुई थी तो उसमें कार्तिक के घर आया था। फिर आदित्य ने कार्तिक के बैग में नोटों के बंडल को देखे थे और उसके बाद ही उसकी नीयत बदल गई थी। उस दिन उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वह कार्तिक का कत्ल कर देगा। उस दिन जब कार्तिक नोटों से भरा बैग लेकर ऑफिस जा रहा था तो उसी वक्त आदित्य ने उसे बंदूक दिखाकर डराया धमकाया, फिर पैसों से भरा हुआ बैग मांगने लगा। लेकिन कार्तिक ने उसे पैसे ना दिया और उसके साथ लड़ाई करने लगा
आदित्य को खुद से दूर करने लगा और इसी छीना झपटी में आदित्य के हाथों से गोली चल गई। वह गोली सीधा मेरे पति के दिल के आर पार हो गई। गोली चलते वो वहां से भाग गया था। उसका कहना था कि घर आने के बाद बार बार मुझे आपका ख्याल आ रहा था कि आप तो काफी कम उम्र की हैं, आपके शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ है और मैंने आपकी खुशियों को उड़ा दिया। उस रात जब मैं आपको देखने के लिए आपके घर आया, आपको खुद को खत्म करते देखा तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा मुंह से ऐसे शब्द निकलेगा कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं चाहता तो आपको शुरू में ही बता देता कि जिस आदमी को आप ढूंढ रही हो वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। लेकिन आपका साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं चाहकर भी आपको इस बात के बारे में नहीं बता पा रहा था कि मैं वही हूँ जिसे आप ढूंढ रही हो। मैं ही आपके पति का कातिल हूँ। वह अपना गुनाह कबूल कर चुका था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजा दिलाएं ताकि मुझे सुकून मिल जाए। मैंने एक अफसोस भरी निगाहों से आदित्य को देखा था। मेरा दिल चकनाचूर हो चुका था। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि जिस इंसान को मैंने दिल से अपना माना था वही मेरी खुशियों का कातिल था। मैंने आदित्य की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने दुख से आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर के बाद उसको देखते हुए कहने लगी, तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिंदा रहोगे और इस एहसास के साथ हर पल मरोगे कि तुमने किसी बेगुनाह का कत्ल किया और किसी लड़की को भरी जवानी में विधवा किया था। उसका प्यार उसके पति को उससे छीना था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें हर दिन हर रात तड़पोगे। तुम्हें कभी सुकून नहीं आएगा। तुमने मेरे जीवन भर की खुशियों को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं यह बोलकर घर आई थी और अपना सामान बांधकर अपने माँ के घर चली गई। कुछ दिन के बाद ही मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया और मेरी शादी कर दी। मेरा दूसरा पति भी मेरा बहुत ही ख्याल रखता था, लेकिन मेरे दिल में कार्तिक की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। वह आज भी मेरे दिल के किसी कोने में धड़कन बनकर धड़कता है। मेरे दिल में आज भी आदित्य का ख्याल आता है, जिसे मैंने अपना माना था वही मुझे धोखा दे गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।